सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के अगले अध्याय यानी कि पाठ 3 बस की यात्रा ये हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ को लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने, जो कि एक जाने-माने व्यंग्यकार के रूप में प्रख्यात है हिंदी साहित्य के अंदर। और ये एक अलग विधा है, व्यंग्य जो है, व्यंग्य रचना जो है, ये बिल्कुल अलग विधा है जो आपकी सामान्य कहानी या निबंध होते हैं। व्यंग्य में सीधी बात ना कह कर के बात को घुमा कर कही जाती है, जिसमें एक हास्य उत्पन्न होता है, आपको हँसी भी आती है, लेकिन जहाँ पर चोट करनी है, वो बात बिल्कुल वहाँ पर चोट पहुँचाती है। किसी को आप कोई बात उल्टे तरीके से कहेंगे तो वो उसको ज़्यादा असर करती है, सीधा कहना किसी को पसंद नहीं आता है या उनको समझ में नहीं आता है। तो इनकी जो विधा है हरिशंकर परसाई की, ये व्यंग्य करने की विधा इनकी प्रसिद्ध है। ये किसी बात को सीधे तौर पर कहने के बजाय घुमाकर ऐसा कहते हैं कि उसका असर अधिक हो। तो आज का हम पाठ शुरू करने चलते हैं, बस की यात्रा। ये बस की यात्रा जब ये एक बार अपने मित्रों के साथ कहीं गए हुए थे पन्ना, और पन्ना से इनको वापस लौटना था जबलपुर के लिए। जबलपुर से इनको ट्रेन पकड़नी थी। तो उस बीच में इनके बीच में जो भी हुआ, इनके साथ में जो भी हुआ, उन दोस्तों के साथ में, उस यात्रा में क्या हुआ, यही इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। इन मित्रों ने तय किया कि ये शाम को 4 बजे की बस से यहाँ से चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यानी कि जबलपुर से चलने वाली ट्रेन कहाँ पर मिलेगी? सतना में मिलेगी। और ये कहाँ फंसे हुए हैं? पन्ना से। पन्ना से 4 बजे की बस में अगर निकलते हैं तो सतना पहुंचेंगे, और वहीं पन्ना से ही इसी कंपनी की एक दूसरी बस भी है, जो घंटे भर बाद यानी कि 5 बजे मिलती है। ठीक है? तो दोनों में अंतर है। तो इनको लगा कि हम अगर पहले वाले बस में जाएंगे तो ज़्यादा जल्दी पहुंचेंगे, है ना? तो उसीलिए ये अब सुबह घर पहुंच जाएंगे, ये सोच रहे हैं। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। क्योंकि इनको सुबह काम पर अपने समय पर पहुँचना था, इसलिए इनको इसी बस में जाना ज़रूरी था। अब लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। यानी कि जो समझदार लोग हैं उस क्षेत्र के, उन्हें सलाह दी कि जो समझदार आदमी हैं, वो इस बस से शाम को सफ़र नहीं किया करते हैं। अब इनके मन में भी सवाल आया कि भाई शाम को क्यों बस से सफर नहीं किया करते हैं। इन्होंने प्रश्न किया, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो इन्होंने बताया कि नहीं, बस डाकिन है। डाकिन कहने का मतलब डाकू से भी अधिक अधिक खतरनाक, यानी कि जो पुरुष होते हैं उनको डाकू कहा जाता है, और जो स्त्री है उनको डाकिन कहा जाता है। तो ये बात घुमा करके यहाँ पर इनके कहने की आदत है, इसलिए इन्होंने बताया कि नहीं, बस डाकिन है। डाकिन कहने का मतलब लूटने वाली है। किसको कहा जा रहा है? बस को ही कहा जा रहा है डाकिन, है ना? बस डाकिन है। इस शब्द को अगर ध्यान से देखेंगे तो नहीं, बस डाकिन है, एक सामान्य अर्थ हुआ, और दूसरा अर्थ हो रहा है बस डाकिन है, यानी कि ये जो बस है, ये बस ही डाकिन है, यही आपको लूट लेगी, ये कहना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बस का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बस कैसी रही होगी। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। ये बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने बस को देखा तो इनके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। क्यों श्रद्धा उमड़ पड़ी? खूब वयोवृद्ध थी, यानी कि काफी पुरानी थी। जैसे आप बुजुर्गों को देख करके आपके मन में श्रद्धा आती है, उसी प्रकार से ये इतनी पुरानी बस है, इतनी बूढ़ी हो चुकी है, इसको देख करके इनके मन में श्रद्धा आ गई। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। उस बस को देख करके लगता था कि इसने सदियों का अनुभव लिया हुआ है। सदियों यानी कि 100 साल तक ये बस चल ही रही है। लोग इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यानी कि लोगों को अपनी परवाह कम, इस बस की परवाह ज्यादा, ये बताना चाहते हैं कि इस बुढ़ापे में इस बस को कष्ट देना उचित नहीं होगा। बस यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? यानी कि जैसे बुजुर्गों की सेवा करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वैसे इस बस को तो सम्मान करना चाहिए, इस पर सवारी नहीं करनी चाहिए। ये व्यंग्य कर रहे हैं ये।
यानी कि इतनी पुरानी बस में अगर चढ़ते हैं तो नुकसान आपका ही है ये जानते हैं, लेकिन उसको ऐसा न कह करके इन्होंने क्या कहा कि ये बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, यानी कि बस काफी पुरानी हो गई थी, ये बताना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह बस ये बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे, यानी कि जो बस की कंपनी थी उसके एक हिस्सेदार यानी कि पार्टनरशिप में जो बस चल रही थी उसके कोई पार्टनर वो भी उस बस से ही जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी। यानी कि जो उस कंपनी के मालिक हैं, उस बस कंपनी के मालिक हैं, वो जरूर कहेंगे कि ये बस बिल्कुल अच्छी है। जैसे कि आप हम अपने जीवन में देखते हैं, कितना भी खोट क्यों ना हो अपने सामान में, लोग उसकी बड़ाई ही करते हैं। तो वैसे ही ये बस वाला भी जो है वो कह रहा है कि ये बिल्कुल चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। इनको अभी भी संदेह है लेखक को। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, यानी कि इनको यकीन नहीं था कि ये बस अपने आप चल सकती है। इसको या तो धक्का देना पड़ेगा या पीछे से कोई टोचन लगा करके इसको ढकेलना पड़ेगा या खींचना पड़ेगा, तभी ये चल पाएगी, ऐसा लग रहा था। हम आगा पीछा करने लगे, यानी कि अपना जाने के मन ही बदलने लगे। आगा पीछा करने लगे कहने का मतलब इनका जो जाने का मन था वो इनका बदल रहा है। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यानी कि इन 5 मित्रों में कोई एक मित्र डॉक्टर भी है, वो कह रहे हैं कि डरो मत, चलो, बस अनुभवी, यानी कि ये बस काफी एक्सपीरियंस है, इसको अनुभव काफी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। जो नई नवेली बसें हैं उनका भरोसा कम होता है, लेकिन जिसका अनुभव अधिक है उस पर आप ज्यादा भरोसा करते हैं। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, यानी कि बस में बैठा करके ये बस उनको ले जा सकती है, ये कह रहे हैं। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, यानी कि जो उनको छोड़ने आए थे उनके मन में भी ये भरोसा हो गया था कि ये बस से वो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे या इनके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो सकती है। तो वो आंखों से अपने कह रहे थे कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आज आया है कल जागे, यानी कि जीवन मरण के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। मन ही मन ये सोच रहे हैं क्योंकि ये संदेह लेखक को भी है, इस बस से अगर जाएंगे तो इनके जीवन अब खतरे में है, ये वो जान रहे हैं। अब आगे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। यानी कि जैसे बस स्टार्ट होती इंजन का जो साउंड होता है, उसका जो वाइब्रेशन होता है, जो हिलता है, तो वो पूरी की पूरी बस ही हिल रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि ये पूरी बस ही इंजन है और ये इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। यानी कि जो कांच उस उनके खिड़कियों में, बस में लगे हुए थे खिड़कियों में, वो कांच बहुत कम ही बचे थे, और जो बचे कुचे जो उसमें कांच दिखाई दे रहे थे उनसे इनको बचना था, क्योंकि वो नुकीले थे, धारदार हो सकते थे। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, यानी कि उस कांच से बचने के लिए, खिड़की से बचने के लिए ये खिड़की से किनारे हो गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस की इंजन जैसे चल रही थी, इनको लग रहा था कि इनकी सीट के नीचे ही इंजन रखा है, इसलिए वो ज्यादा हिल रही है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। यानी कि बस के चलने से इनको ऐसा लगा कि इस बस ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भी अपना योगदान दिया है, और उस समय ये बिल्कुल नहीं रही होगी, अवश्य जवान रही होगी, मतलब ये बस बिल्कुल नहीं रही होगी उस समय। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, यानी कि सविनय अवज्ञा या फिर असहयोग आंदोलन का उसको बस को ट्रेनिंग दिया जा चुका था। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी कि बस का पुर्जा पुर्जा एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे, ये बताना चाहते हैं। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। बॉडी कहने का मतलब जो बस है जिसमें सीट को फिट किया जाता है, तो वो बॉडी और सीट इन दोनों का असहयोग चल रहा था। कभी लगता है कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, यानी कि जो बस का बेस है
वो कभी आगे चला जाता तो कभी सीट आगे चली जाती। तो इस प्रकार से आगे पीछे हो रहे थे। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यानी कि जो भेदभाव ये हो रहा था, जो ये समझ रहे थे कि हम सीट पर बैठे हैं, वो बिल्कुल अलग। यानी कि इनको समझ ही नहीं आता था कि सीट पर या तो हम बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी है। तो ये देख रहे हैं आप, ये जो पाठ है किस तरीके से इसको व्यक्त किया जा रहा है, व्यंग्य के तरीके से कहा जा रहा है। सीधी बात न कह करके बातों को घुमाने का जो इनका अंदाज है, ये काफी निराला है। तो आज के पाठ में हम केवल इतना ही समझेंगे, बाकी की कहानी जो है हम अगले अध्याय में अगले दिन हम पढ़ेंगे। तो आशा है आपको ये पाठ समझ में भी आ रहा होगा। इस पाठ से लेकर जो भी आपको समस्याएं हैं, आप उसके लिए प्रश्न कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।